नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 12 दिसंबर, यानी कि इस साल का ये हमारा चल रहा है अंतिम महीना, और अंतिम महीने के लगभग आधे महीने को हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। यानी कि यह वर्ष 2024 जो कि आपके संघर्षों का था, आपकी बहुत सारी समस्याओं का था। एक लंबे समय से परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके परीक्षाओं की तिथियां आगे बढ़ती गई और साल के अंत तक आपकी जो बहुप्रतीक्षित परीक्षा थी आरओ की, वो आप नहीं दे पाए। हालांकि इसका अफसोस जरूर होगा, लेकिन इसके बावजूद आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। और जो परीक्षाएं आप इस वर्ष नहीं दे पाए हैं, चाहे वो पीजीटी टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की परीक्षा हो, आपको एक बात ध्यान रखना है कि वर्ष 2025 आपके संघर्षों पर विराम चिन्ह लगने वाला है, और ऐसा प्रयास आपको, ऐसी परिश्रम आपको करनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चूंकि इस महीने आपकी कोई बड़ी परीक्षा पीसीएस की नहीं हो पाई, खासकर पीसीएस की और आरओ की, लेकिन पीसीएस अभी 22 दिसंबर को, यानी कि साल के अंतिम में प्रस्तावित है, 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। उसके लिए मेरी तरफ से और डिकोड एग्जाम की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और आज बेसिकली एक वीडियो रिलीज होगा जिसमें पीसीएस में कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चंस को करना चाहिए, थोड़ा सा कुछ एक टेक्निक्स पर हम लोग बात करेंगे। उस वीडियो को आप लोग शाम को जरूर देखिएगा, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी निराश ना हो, कई सारी कॉल्स मैसेज मेरे पास आते हैं कि सर प्रॉब्लम हो रही है, सर एग्जाम 22 को लगा हुआ है। देखिए, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। समस्याएं हैं, टेंशन है, लगी रहेंगी, लेकिन आपको इससे आगे बढ़ना है। लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। टेंशन उसी की होगी जो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको टेंशन होना कोई वही नहीं है। इसलिए टेंशन लेना, अपने आप में टेंशन होना, ये अपने आप में पॉजिटिव इंडिकेशन है। दैट मींस कि आप लगातार पढ़ाई कर रहे थे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं 22 दिसंबर के लिए। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आज के करंट अफेयर्स में है। लेकिन उसके पहले आरओ पर आपका लक्ष्य है, तो उसके लिए डिकोड एग्जाम जो टेस्ट सीरीज चला रहा है, 47 टेस्ट, जिसमें है 42 टेस्ट में जीएस प्लस हिंदी और 5 टेस्ट में आपका जो है करंट अफेयर्स है, तो वो टेस्ट आप जो है ले सकते हैं। और उसमें भी फिलहाल जो है आप लोगों को 500 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि जिसकी फीस 1500 रुपए थी, उसकी फीस अभी हो गई है वहां मात्र 1000 में आपको आरओ की टेस्ट मिल रहा है। आप लोग जरूर इससे ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए। और इसके लिए नंबर्स यहां पर दिए गए हैं 6307495944 या फिर 9506742546 पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके अपने कोर्स को ले सकते हैं। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिवीजन क्या है। और मैं एक बार आपसे कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, हर रोज कहता हूं कि यदि आपको सफलता चाहिए तो पीवाईक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज और प्लस रिवीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इससे जो है अपना पीछा छुड़ाते हैं तो ये फिर मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए जो चीज महत्वपूर्ण होती है, जो चीज सबसे जरूरी होती है, वह चीज आपको करनी ही करनी होती है। और अक्सर मैं कहता हूं कि दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? करंट अफेयर्स से होनी चाहिए। मतलब दिन की शुरुआत तो भगवान के नाम से होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई के मामले में बात करंट अफेयर्स से होनी चाहिए। राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हाल ही में किसके द्वारा नैनो यानी कि एनपीके के बारे में कल हमने आपको बताया था, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, उर्वरक विकसित किया गया है किसके द्वारा? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए 5 ईयर प्लान की घोषणा की है? तो वो है स्लोवेनिया के साथ में। और कल हमने आपको स्लोवेनिया के बारे में बताया था, बहुत छोटा सा प्यारा सा देश है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा टीबी उन्मूलन हेतु कुल कितने दिवस के राष्ट्रव्यापी अभियान का संचालन किया जा रहा है, उद्घाटन किया गया है? 100 डेज की स्ट्रैटेजी बनाई गई है। किसके लिए? टीबी उन्मूलन के लिए। और टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, क्या नाम होता है उसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। चलिए, जियो पारसी योजना की शुरुआत की गई थी किसके लिए? तो जियो पारसी योजना की शुरुआत वर्ष 2013-14 में की गई थी। और इसका संबंध किससे है? मैंने कल आपको बताया था कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया था कि बहुत सारी पुरानी योजनाएं जो कि चर्चाओं में रहती हैं, वह योजनाएं आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और आप एकदम हाई तो करने लगते हो, अरे बाप रे बाप, बताओ 2 साल की पूछ लिया न्यूज हमें करंट अफेयर्स की, बताओ 4 साल की पूछ लिया करंट अफेयर्स। सर जी आप तो कहते थे कि 6, 7, 8 महीने का आएगा। भाई साहब देखो, ऐसा है ना, योजनाएं जो होती हैं, पॉलिसीज जो होती हैं, वो बहुत पुरानी पूछ ली जा सकती हैं।
1999, 93, 1995, 96 की भी न्यूज, 1965 की भी योजनाएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यदि किसी कारणवश वो योजनाएं चर्चाओं में हैं या उनको रिन्यूअल किया गया है या उसी योजना को किसी और फॉर्म में लॉन्च किया गया है, तो इसलिए योजनाओं के मामले में आपको अवेयर रहना है और योजनाओं को आपको भली भांति क्या करना है, समझना है। एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं भाई साहब, इसको नोट कर लेना कि योजनाएं आपको तैयार करनी है, राइट। चलिए, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर आधारित जो योजनाएं होती हैं और गरीबी उन्मूलन, क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं, इन 3 सेक्टर की जो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज होती हैं वो विगत कई वर्षों पुरानी पूछी जा सकती हैं। तो इन 3 सेक्टर पर आपको क्या करना है, विशेष फोकस करना है। नोट डाउन कर लो फटाफट। क्या मैंने बोला, एजुकेशन और क्या, हेल्थ और क्या, पॉवर्टी, ठीक है। इन 3 पर आधारित अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन पर आधारित अगर कोई योजना पुरानी है तो वह आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में, हाल ही में किस देश के द्वारा, किसके द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि राष्ट्रपति हैं। और कल हमने आपसे कहा था कि पंचायती राज का जो चैप्टर है, छावनी परिषद का जो चैप्टर है, क्षेत्रीय परिषदों का जो चैप्टर है, वो आपको रेडी कर लीजिएगा। बताओ जरा मुझे फटाफट कि आपने किया कि नहीं किया, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, जल्दी जल्दी बताओ आप लोगों ने किया कि नहीं किया। कुछ लोग चुप होंगे, शांत होंगे, अरे यार शिट मैन भूल गया मैं तो। कुछ लोग कहेंगे अच्छा कॉल पे बात करने लगे थे भूल गया। भाई साहब ऐसा है ना, देखो भूल जाओगे ना तो पता है नुकसान आप स्वयं का करेंगे। गला फाड़ फाड़ के मैं आपको बोलता रहता हूं ये कर लो वो कर लो, तो अगर एनर्जी मेरी एग्जॉस्ट होती है तो उसका थोड़ा सा सम्मान कर लीजिए और चीजों को तैयार कर लीजिए। जिन लोगों ने तैयार कर लिया है मेरी तहे दिल से उन सभी को शुभकामनाएं, और जिन्होंने नहीं तैयार किया है उनके लिए एक वार्निंग है कि अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो दरअसल आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अगर यहां पर कुछ बताया जा रहा है और आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कल को आपको पछतावा होना ही होना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और जो मैं बात बोलता हूं अगर उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित है कि आप पछताएंगे बाद में। इसलिए जो बातें मैं बोलता हूं उसको तैयार कर लेना। मैंने कहा था कि पंचायती राज का जो चैप्टर है आपके, वहां पर प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। आप पीवाईक्यूज को उठा लीजिएगा, पंचायती राज वाले चैप्टर से हर वर्ष 1 से 2 प्रश्न आपके पूछा गया है, एनी हाउ पूछा गया। आप विगत कम से कम 20 साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा पीसीएस का आरओ का, आपको जो है मिल ही जाएगा एनी हाउ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो इसलिए जरा नोट डाउन कर लिया करो, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारतीय नौसेना में नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सुशील को शामिल किया गया? तो रूस में अभी ये इसको शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा, खतरनाक चीज है अपने आप में ये। नेक्स्ट है, हाल ही में मनामा में भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की 4थी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये की गई बेसिकली एस जयशंकर। और एस जयशंकर कौन है? आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि विदेश मंत्री हैं, राइट। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहां पर सुनिश्चित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कल हमने आपसे कहा था कि इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और इसमें बेसिकली कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन भी होता है। तो यह बेसिकली है भैया आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का अंग है, यानी कि इट्स अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, ठीक है ना, याद रहेगा। और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी, जरा नोट करो फटाफट फटाफट फटाफट। क्या? पहला आपका मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है। दूसरा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तीसरा नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। भाई साहब ये 3 चैप्टर पॉलिटी के स्टार्टिंग जो है ना, ये समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोस्टली जो प्रश्न आपके पॉलिटी के आते हैं वो बेसिकली आते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व। पॉलिटी के 3 सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा चैप्टर आयोग के हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप चाहे पॉलिटी में तो एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? वो है आपका पार्लियामेंट का, यानी कि संसद का, भैया इसको रेडी कर लेना। इसके अलावा 5वां क्या है? राष्ट्रपति का चैप्टर, इसको भी नोट डाउन कर लो। राष्ट्रपति का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वाले भैया रिवाइज करके जाना, इसको जरा ध्यान से सुन लो। राष्ट्रपति का चैप्टर हो गया। इसके अलावा 6ठे नंबर पर
छठा नंबर यहां नोट कर लो फटाक से, छठा नंबर पंचायती राज, क्या पंचायती राज। सातवें पर आपका राज्यपाल, क्या राज्यपाल, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशंस, प्लीज नोट डाउन दिस, ओके। ये कुछ चैप्टर हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निर्देशक तत्व, पार्लियामेंट का चैप्टर जिसमें से आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति को पढ़ना है आपको, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना है, हाई कोर्ट को पढ़ना है, और पंचायती राज वाला चैप्टर भी आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, और राज्यपाल के चैप्टर को पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत पसंदीदा हैं आयोग के और इनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जरा कलम निकालो भैया, बैठो चुपचाप से, सब दिखता है मेरे को, सही बता रहा हूं मैं। चक्षु जो मेरे हैं ना, जो मेरी आंखें बहुत तेज है, भगवान ने तेज दिया है। कुछ लोग बैठे हैं, झूठ मत बोलना, बैठे कि नहीं बैठे थे बताओ? बैठे थे ना, उठा लो पेन, लिख दो, ठीक है, नोट डाउन कर लो, नहीं तो कल्याण होगा नहीं ऐसे। चलो अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर। तो अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अभी हमने आपको बताया था, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 9 दिसंबर को मनाया था आपका अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। क्या? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को जागरूक करना, जैसे कि मैं आप लोग को जागरूक करता रहता हूं। अगर आप पीसीएस का बैच ज्वाइन करेंगे तो वहां जब आप एथिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको एथिक्स पढ़ाऊंगा और गवर्नेंस भी मैं ही पढ़ाऊंगा। वहां पर मैं आपको सुशासन क्या होता है, करप्शन क्या होता है, हमारी वैल्यूज क्या होती हैं, हमारी एथिकल वैल्यूज क्या होती हैं, हमारी मोरलिटीज क्या होती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि दरअसल आपको अपने जीवन को कैसे चलाना है, कैसे चलाना है। मतलब क्यों क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सध्यन सिद्धि भवे नाम, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे रास्ते हैं। जब आप एथिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर समझाऊंगा कि धर्म अर्थ और काम मोक्ष की किस तरीके से हम प्राप्ति कर सकते हैं, किस प्रकार से हम समाज में एक बेहतर इंसान बन करके समाज की सेवा कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम प्रशासन को बढ़िया चला सकते हैं, ताकि जब आपकी ज्वाइनिंग एज ए एसडीएम, एज ए डीवाईएसपी, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एज ए आईएएस आईपीएस होती है, तो आप किस तरीके से अपने कामों को करने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो पीसीएस का बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको मेरे साथ डेली मुलाकात करनी है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नारकोटिक्स ड्रग आयोग यानी कि सीएनडी द्वारा किस सत्र के लिए भारत को अध्यक्षता के लिए क्या किया गया है, चुना गया है, ठीक है। यह प्रश्न आपको बताना है बेसिकली, ठीक है। नारकोटिक्स ड्रग आयोग, इसको सीएनडी बोलते हैं। तो 60वां सत्र है, 65वां सत्र है, 68वां सत्र है या 70वां सत्र है? जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका सही उत्तर जो है आपका होगा वो क्या होगा भैया जी लोग। तो बेसिकली अभी क्या हुआ है, ये 68वें सत्र के लिए 68 क्या 68 जो सत्र है उसके लिए भारत को भी अध्यक्षता के लिए क्या किया गया है, चुना गया है, जो कि आपके लिए अपने क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये इस पर आप टिक लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट का, राइट। चलिए, नारकोटिक्स ड्रग आयोग द्वारा 68वें द्वारा होगा, हटा दीजिए इसको, द्वारा 68वें सत्र के लिए भारत को अध्यक्षता के लिए चुना गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1946 में, यानी कि वर्ष 1946 में। हो सकता है आपके प्रश्न, आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछ लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब आयोग क्या कर रहा है, अब आयोग डायरेक्टली प्रश्न आपसे नहीं पूछता है, उसके जो की पॉइंट्स होते हैं, उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं करंट अफेयर्स के, वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आपको जो है चीजें स्लिप नहीं करनी है, आपको अच्छे तरीके से चीजों को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग यानी कि सीएनडी की स्थापना 1946 में आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको क्या बोलते हैं, ECOSOC द्वारा संकल्प 9 फर्स्ट के माध्यम से की गई थी। यानी कि बताया गया कि किसके माध्यम से इसकी बेसिकली स्थापना की गई थी आपके, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण संधियों के कार्यान्वयन की देखरेख में जो है इसकी क्या करना है, सहायता करना है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर लगी आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिलहाल अभी हाल ही में 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि कहां पर किया गया अनावरण,
ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे, बहुत बड़ा योगदान दरअसल भारत की प्रगति में उनका रहा है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा सही। तो ये होगा सही उत्तर। हाल ही में जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उद्घाटनकर्ता कौन है? अमित शाह है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, उन्होंने अभी इसका उद्घाटन किया है। अब हम लोग थोड़ा सा पटेल जी के बारे में जरा जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। और आपको ध्यान रखोगा, मैं कई बार कहता हूं कि जो भी हमारे महापुरुष होते हैं, जब आप पीसीएस का एग्जाम देंगे तो वहां पर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इन महापुरुषों पर प्रश्न जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा जब आप निबंध लिखेंगे तो इनके जो महत्वपूर्ण कोटेशंस होते हैं, जो इनकी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वह भी अगर अपने निबंध में आप कोट करते हैं तो आपका निबंध क्या होता है? बढ़िया होता है। जरा आरओ वाले भी ध्यान से सुन लो, नहीं तो हक्का बक्का बने रहते हो, सर कहां से पढ़े, सर क्या करें, सर आता ही नहीं, सर कुछ जाता ही नहीं मुझे, सर फिर टेंशन लोगे, बने रहोगे। जो बताई जाएगी बातें आप नोट नहीं करोगे, फिर बाद में टेंशन लोगे, कॉल करोगे, सर ऐसे ऐसे सर ऐसे हो गया। मैं बता रहा हूं आपको कि निबंध में आपको सभी महापुरुषों की इंपॉर्टेंट कोटेशंस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के, अच्छी अच्छी बातें आपको नोट करके अभी से चलनी है और अपने निबंध में उसको क्या करना है? मेंशन करना है। चाहे पीसीएस के अभ्यर्थी हो, आरओ के अभ्यर्थी हो, यूपीएससी के अभ्यर्थी हो, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है। आपको इंपॉर्टेंट चीजों पर आपको काम करना है अभी से, तब जाके आप कल्याण हो पाएगा आपका, राइट। तो पटेल की अगर कुछ अच्छी बातें हैं, ठीक है, तो उनको आपको क्या करना चाहिए? मेंशन करना चाहिए, या उन्होंने कुछ देश की प्रगति में अगर योगदान दिया तो उनकी बातों को कोट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए पटेल जी की जन्म की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म होता है। मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1950 को, ठीक है। सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और बेसिकली गृह मंत्री के रूप में क्या होते हैं? जाने जाते हैं। यह बात भी आपको विशेष तौर पर क्या करनी है? ध्यान देनी है। इसलिए यह वाला पॉइंट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि देश की आजादी के बाद सरदार पटेल जी ने देसी रियासतों को किस प्रकार से एकत्रित करने का काम किया हो, चाहे वो आपका हैदराबाद हो, चाहे जम्मू का मामला हो, कोई भी मामला हो, एक बहुत बड़ा योगदान पटेल जी का हमारे देश में रहा है, ठीक है। चलिए, उन्हें भारत का विस्मार्क, अब देखो ये पॉइंट है ना भैया, देखो जरा, अब यही पॉइंट जो है आपके एग्जाम में पूछ लेता है, और एक बार पूछा भी गया है, भारत का विस्मार्क किसको कहा जाता है? आप एकदम से हाय भाई भाई एकदम हक्का बक्का हो जाओगे, अरे बाप रे बाप, कहां पूछ लिया, पढ़बे नहीं की हम तो बाप, अच्छा स्पेक्ट्रमो में नहीं था, ये तो किरण पब्लिकेशन में नहीं था, बिपिन चंद्रा में नहीं था, इसके पांडे में नहीं था, लूसेंट में नहीं था, कहां था? तो जब यहां पढ़ाया जा रहा है तो आप नहीं पढ़ोगे, फिर आपको ध्यान आएगा, अच्छा 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 मास्टर जी ने पढ़ाया था, टीचर ने पढ़ाया था। तो प्रश्न पूछ लेगा कि भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है, आप तुरंत उत्तर देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कि जो करंट अफेयर्स होता है ना, उससे जीएस बनता है, और जीएस से ही क्या बनता है? करंट अफेयर्स बनता है। एक दूसरे के दोनों पूरक होते हैं, जो चीजें कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, प्रश्न आपके एग्जाम में वहीं से पूछ जाता है। इसीलिए कहा जाता है सिविल सर्विसेज में कि अपनी आंख नाक सब कुछ क्या करो, ओपन करके बैठो, ताकि दिल दिमाग आपका खुला रहे अच्छी तरीके से, आप सभी चीजों पर नजर बढ़िया तरीके से बना के रखो। आज कुछ कुछ बातें बता रहा हूं ताकि दिमाग आपका खुले थोड़ा सा, क्योंकि आप ना दिमाग कुंद हो जाता ठंडी में, तो ओपन हो जाए। यार क्या करूं, मैं सोचता हूं ना कि आप लोग रॉन्ग ट्रैक पर ना जाएं, ये मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई शायद नहीं था, ठीक है। आपको मैं कुछ बता रहा हूं तो मेरा बस ये फर्ज बनता है कि आप लोग प्लीज मेरी बातों को बुरा ना मान करके मेरी बातों को प्लीज नोट डाउन आप लोग किया करें। दुख होता है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक लंबे समय तक संघर्षों में गुजरे रहें और आपको दुख हो, है ना, स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने होंगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आता है। प्लीज हमारी बातों को जो है वो करिएगा, ठीक है। लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है, यह भी फैक्ट आपके एग्जाम पूछा आता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा साल 2014 से उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आप सभी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट भी करते होंगे, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किसमें है? 1918 में खेड़ा संघर्ष हुआ था, और खेड़ा संघर्ष के बारे में भी आपसे कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इतिहास विषय में खेड़ा सत्याग्रह के बारे में सुनते होंगे, ठीक है। इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह, भाई साहब इसको भी आप लोग जानते होंगे, सुनते होंगे। तो बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व क्या था? वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में
30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया था। यह प्रश्न भी बारदोली वाला भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भैया, इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट। जितने फैक्ट यहां पर लिखे गए हैं सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा, या फिर एस जयशंकर जो कि आपके विदेश मंत्री हैं। तो इसकी जो 21वीं बैठक है उसकी अध्यक्षता बेसिकली किसके द्वारा की गई है? ये की गई है भैया आपके जो हैं राजनाथ सिंह के द्वारा। और राजनाथ सिंह क्या है भैया? आपके हैं रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर हैं आपके, ये सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। और रूस की राजधानी क्या है भैया? मॉस्को है, आप सभी लोग जानते होंगे। और यह यूरोप का एक बड़ा शहर है, कौन? मॉस्को। ठीक है, रूस के साथ सीमा साझा करने वाले जो अलग अलग देश हैं वो कौन से हैं? नॉर्वे है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लताविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, बेलारूस है, यूक्रेन है। यूक्रेन का नाम सुनते ही एकदम बिजली आ गई होगी एकदम से, क्यों? यूक्रेन और रूस आप लोग जानते होंगे क्या खतरनाक मामला चल रहा था अभी। ठीक है, तो यूक्रेन हो गया, जहां और ये जॉर्जिया हो गया आपका, जॉर्जिया के अलावा अजरबैजान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, मंगोलिया हो गया और उत्तर कोरिया भी इसमें शामिल हैं। ये सब क्या है? पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और रूस भारत का एक लंबे समय से मतलब विगत कई वर्षों से भारत का बहुत अच्छा क्या है? दोस्त है, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए भारत और रूस की दोस्ती अपने आप में काबिल तारीफ है। इसकी दाग दी जाती है कि भाई जबरदस्त दोस्ती है। नहीं तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई किसी का दुश्मन परमानेंट और कोई किसी का परमानेंट जो है दोस्त नहीं होता है। लेकिन रूस कई मामलों में जो है हमेशा से दोस्ती निभाने में सबसे आगे रहा है। इसलिए आप लोग भी दोस्ती वगैरह जो भी करिए दिल से करिए, ध्यान से करिए, तोड़िएगा कभी नहीं, क्योंकि रिश्ते बड़े मुश्किल से बनते हैं, अच्छे बनते हैं। और अच्छे रिश्तों की कदर करनी चाहिए, अन्यथा समाज और देश आपके काम मतलब और बाकी लोग जन काम नहीं आते हैं। सॉरी, देश नहीं, उसके अन्य मेंबर्स लोग। ठीक है, चलिए, ये पीसेस फाउंडेशन कोर्स 2025 लॉन्च किया गया, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, और पीसेस फाउंडेशन कोर्स अगर लॉन्च किया गया है तो आप सभी लोग इससे परिचित होंगे कि यहां पर बेसिकली क्या है, यहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के साथ साथ में आपको बेसिकली दिया जा रहा है क्या? कुछ एनसीईआरटी स्टैंडर्ड कोर्स के साथ में आपकी शुरुआत होगी। और इसके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बेसिकली आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो क्लास मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपको जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री की, मेंस की, प्री के पीवाईक्यूज मिलेंगे, मेंस के पीवाईक्यूज मिलेंगे, डेली आपका क्विज होगा, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी। ये सारी चीजें बेसिकली आपको यहां पर कराई जाएंगी। आप किसी भी टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नंबर अगर आपको मेरा चाहिए या मुझसे आपको बात करनी है, अगर कोई डाउट आपके मन में है तो उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया होगा। आप चाहें तो गूगल फॉर्म के लिंक के माध्यम से भी आप लोग जो है यहां पर गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप मुझसे ले सकते हैं, तैयारी से रिलेटेड या किसी अन्य प्रकार की जानकारियां। इसके अलावा कोर्स की वैलिडिटी हमारी 18 महीने की होगी। 18 महीने तक जो है हमारा कोर्स जो है आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कितनी ही बार आप उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और 9 महीने के अंदर आपका कोर्स वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं और अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आपकी फीस को क्या कर दिया जाएगा, एज ए रिवार्ड, एज ए गिफ्ट आपको रिफंड कर दिया जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसके लिए आप चाहें तो 6307499544 या फिर 9506742546 पर आप लोग जो है क्वेरी कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। गूगल फॉर्म फिल करिएगा और आपको जो है कॉल आएगी मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देश एक शुल्क योजना का संबंध किससे भैया? सभी शोध लेखों को समान पहुंच प्रदान करने के लिए, किसानों को अनाज की समान कीमत देने हेतु, या फिर सभी टोल प्लाजा पर एक समान शुल्क के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी शोध लेखों को समान पहुंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक देश एक शुल्क योजना का जो है क्या किया गया है, अभी इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, किस लिए? सभी शोध लेखों को समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक देश एक शुल्क योजना, यानी कि सरकार अंतरराष्ट्रीय जो भी प्रकाशक होते हैं, जो पब्लिशर होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल पब्लिशर जो होते हैं, तो उनके शोध प्रकाशनों के लिए एकीकृत सदस्यता शुल्क भुगतान करेगी। इसके अलावा अब तक प्रत्येक संस्थान को इन शोध प्रकाशनों की सदस्यता के लिए स्वयं भुगतान करना होता था। ठीक है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है, इसको खत्म कर दिया गया। अब क्या होगा?
6,000 करोड़ रुपए की यह योजना सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को शोध पत्रिकाओं और लेखों तक असीमित पहुंच प्रदान करेगी। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में हिंदी के किस प्रतिष्ठित लेखक के रचना का विमोचन किया है? विष्णुकांत शास्त्री, हरिओम पवार, कुमार विश्वास या फिर जयशंकर प्रसाद। सभी कवियों को आप लोग बखूबी जो है जानते होंगे, सुनते होंगे। इसमें से फेवरेट आपके शायद कुमार विश्वास और हरिओम पवार हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी आप इन लोग को अच्छा सुनते होंगे। हरिओम पवार जी को सुनिएगा, जबरदस्त कवि हैं, देश के नाम लिखते हैं, बड़ी अच्छी कविता लिखते हैं, बड़े लंबे समय से जो है कवि पाठ कर रहे हैं। कुमार विश्वास से तो आप लोग ऑलरेडी परिचित ही होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विष्णुकांत शास्त्री जी के जो कुछ लेख हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनको अभी जो है क्या किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक विष्णुकांत शास्त्री की रचना का विमोचन किया है। इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य अकादमी ने किया है, हिंदी साहित्य अकादमी। ओके, नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम भारती का संबंध किससे है? वो तमिल कवि थे, संगीत वादक थे, खिलाड़ी थे, इनमें से कोई नहीं। सुब्रमण्यम भारती, जल्दी बताइए आप लोग, अगर आपको पता है तो, इतिहास के बारे में जानकारी अगर आपको है तो सुब्रमण्यम भारती बेसिकली तमिल कवि थे। क्या? तमिल कवि और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी बेसिकली जाने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध तमिल कवि थे। चर्चाओं में क्यों भैया ये? तो चर्चाओं में इसलिए कि बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनकी संपूर्ण रचनाओं का संग्रह जो है क्या किया गया है, जारी किया गया है। तो संपूर्ण संग्रह इनके जारी किया गया इस वजह से, ठीक है। और इसके पहले जो प्रश्न था वो क्या था? वो था भैया अभी ये इनके बारे में, विष्णुकांत शास्त्री के बारे में। और ये चर्चाओं में क्यों थे? क्योंकि इनका जो है अभी एक रचना है उसका विमोचन किया गया। तो कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना, ठीक है। चलिए, वो यानी कि सुब्रमण्यम भारती क्या थे? सुब्रमण्यम भारती प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है, याद रखिएगा। उन्हें आधुनिक तमिल शैली का जनक भी माना जाता है। तो प्रश्न यह भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ आधुनिक तमिल शैली का जनक किसे माना जाता है? आप कहेंगे सुब्रमण्यम भारती जी को, ठीक है। नेक्स्ट, उन्हें महाकवि भारथियार के नाम से भी जाना जाता है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। उनकी संपूर्ण रचनाओं का 23 खंडों का संग्रह सीनी विश्वनाथन द्वारा संकलित और संपादित किया गया है। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसमें सुब्रमण्यम भारती के लेखन के संस्करणों, व्याख्यानों, दस्तावेजों, पृष्ठभूमि की जानकारी और दार्शनिक प्रस्तुति आदि का क्या है, विवरण इसमें जो है बेसिकली शामिल है, जो कि इनका विमोचन किया जा रहा है एक साथ में सभी खंडों के रूप में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में विपक्ष द्वारा निम्नलिखित में से किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया? भैया खतरनाक है विपक्ष। आपने विपक्ष कुछ ना कुछ करता रहता है, गजब की हरकतें करता है, और गजब हरकतें यहां पे भी की है। क्या की है कि भैया किसके खिलाफ? लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है अभी हाल ही में। राज्यसभा का सभापति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ यानी कि सीजेआई के खिलाफ। जल्दी बताओ कि विपक्ष ने किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी हाल ही में पारित किया दिसंबर 2024 में? सभी लोग पढ़ते होंगे, आज तक से लेकर बड़े बड़े न्यूज चैनल में चर्चा हो गई होगी। अगर खासकर आप विपक्षी पार्टी से होंगे तब तो आपको बिल्कुल पता होगा, सत्ता पक्ष से होंगे तो ही पता होगा आपको, ठीक है। बताओ क्या होगा भैया इसका उत्तर? तो विपक्ष ने बेसिकली क्या किया है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं यानी कि उपराष्ट्रपति जो कि होते हैं, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया है। कभी कभी लगता है कि सरकारें क्या कर रही होती हैं, संसद पार्लियामेंट चलता है, उसमें कितना पैसा वेस्ट होता है, सरकारें समझ नहीं पाती है। बड़ा दुख होता है इन सब बातों के लिए कि जो कार्य करना चाहिए सत्ता पक्ष विपक्ष को, खासकर उस पर ध्यान न देकर के अन्य चीजों पर खास सरकारें ज्यादा ध्यान देती है। बड़ा दुख होता है इस बात के लिए, लेकिन खैर क्या किया जाए, विपक्ष भी गजब है, क्या ही किया जाए। तो राज्यसभा के सभापति के बारे में बेसिकली आरोप लगा रहा है विपक्ष, ये पार्शियलिटी कर रही है, क्योंकि पार्शियलिटी कर रहे हैं कौन? सभापति महोदय पार्शियलिटी कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है विपक्ष के द्वारा, जो कि मुझे लगता है कि ये अपने आप में भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से या पार्लियामेंट के दृष्टिकोण से ये चीजें सही नहीं होती है मुझे लगता है, लेकिन खैर ठीक है, प्रावधान है तो किया गया है, क्या कर सकते हैं। तो राज्यसभा के सभापति के बारे में बेसिकली अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, मतलब दिया गया है। बाकी हम लोग थोड़ा सा राज्यसभा के सभापति के बारे में कुछ एक फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में वहां से आ सकता है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। जगदीप धनखड़ जी क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं, और यही राज्यसभा के क्या हैं? सभापति के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है।
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। यह पॉइंट याद रखिएगा। क्या लिखा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। दैट मींस कि अगर किसी कारणवश जो है राष्ट्रपति का पद खाली है, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालेगा, लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालेगा तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। यह पॉइंट यहां पर मेंशन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सभापति का वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है, जो भारत की संचित निधि पर क्या होती है, भारित होती है। भैया एक बात ध्यान रखिएगा जरा यहां पर कि जितने भी महत्वपूर्ण पद होते हैं उनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं या संसद पर भारित होते हैं, मतलब कि संचित निधि पर भारित होते हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, कैग हो गया, सीजेआई हो गया, इनके वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं, यह प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो फटाफट फोन उठाओ और इसको नोट डाउन कर लो कि मैंने क्या बोला अभी जस्ट। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यह सब तरीका है आप लोग के लिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना भाई साहब, सब दिख रहा है मेरे को, ठीक है। चलो, इसके अलावा सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता है। मत बराबर होने की स्थिति में ही वह मत दे सकता है। यह फैक्ट आप लोग जानते होंगे। उसको लोकसभा अध्यक्ष के साथ में इसको आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति को सभापति से हटाने का, ध्यान सुनिएगा इस फैक्ट हो, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, क्या कि जब उपराष्ट्रपति को सभापति से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकता है, मतलब अगर उपराष्ट्रपति पर जो है बेसिकली हटाने का जो है संकल्प पारित हो तो क्या हो सकता है, वो सदन में उपस्थित तो हो सकता है, रह सकता है, बोल भी सकता है और सदन की कार्यवाही में हिस्सा भी ले सकता है, लेकिन अपना मत वह नहीं दे सकता है। बस इतना सा अंतर है। इसके अलावा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सभी लोग जानते होंगे, अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है। इसके अलावा किंतु इसके 1/3 जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो 1/3 सदस्य होते हैं, वह हर दूसरे साल क्या होते हैं सॉरी, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि राज्यसभा स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है, यानी कि उसका 5 साल के बाद इलेक्शन होता रहता है, ठीक है। ये सारे फैक्ट जो हमने बताए हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उपराष्ट्रपति को और राज्यसभा के बारे में जरा एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि जिसको हम लोग अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ भी आता है, कई बार इन लोग के खिलाफ भी आता है। इसलिए आप लोग पार्लियामेंट के चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आज ही मैंने आपको बताया कि ये सारे चैप्टर क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलो, अब आज आपके लिए प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु न्यूनतम उम्र निर्धारित है, कितनी है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन होता है खासकर, ठीक है। इसमें तो नहीं होगा लेकिन इन तीनों में होता है। बताओ उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम अर्हता एज की क्या होती है इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं और यह न्यूज आपके लिए है कि अगर आप लोग फोकस आपका आरओ और पीसीएस पर है, हालांकि पीसीएस का एग्जाम तो आ ही गया है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अगर आरओ का एग्जाम देना है तो वीडियो टेस्ट सीरीज अगर आपको करनी है, ठीक है, वीडियो टेस्ट के माध्यम से, तो 9000 प्रश्नों का आपको जो है 9000 प्रश्नों को कराया जाएगा, जिसमें पूरे पाठ्यक्रम का आपको क्या किया जाएगा, आपको इसका रिवीजन करा दिया जाएगा। और इसमें बेसिकली 15 जो है आपके आरओ के टेस्ट होंगे, 10 पीसीएस का टेस्ट होगा, 5 सीसेट का टेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन के लिए दिया जाएगा, ठीक है। 5000 क्वेश्चंस विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस के साथ में पीडीएफ फॉर्म में बायलिंगुअल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यानी कि जो क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। और एग्जाम का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग भी आपको चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आपके लिए ऐसे है एक निबंध अभ्यास प्रश्न है कि भारत में शरणार्थी समस्या, क्या भारत में शरणार्थी समस्या इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छा निबंध है और बहुत ही जरूरी भी आपके लिए। तो ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण चीजें। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज गुरु दक्षिणा के रूप में थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा
और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ। मेरी बातें कोई भी अगर आपको बुरी लगती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन अगर बुरी लगती है और अगर आप सुधार आप में होता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए आप लोग जो है डांट को थोड़ा सा प्यार की भाषा में समझने का प्रयास करिएगा, पढ़ते रहिएगा। मेरा फुल सपोर्ट है आपके साथ में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।